हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था सीटेट सीटेट 2019, ठीक है। 2019 में जो एसएसटी का क्वेश्चन आया था, एसएसटी पेपर 2, ठीक है। एसएसटी पेपर 2 में सीटेट में जो क्वेश्चन आया था एसएसटी पेपर 2 का, तो उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इससे इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग बताइए, मतलब जान पाएंगे कि आप लोग मतलब कि जो सीटेट का तैयारी करते हैं, तो क्योंकि एग्जाम में क्या था पीवाईक्यू क्वेश्चन का महत्व तो ज़्यादा रहता है, इसलिए क्योंकि एग्जाम जाने से पहले क्या कहता है आप लोगों को पीवाईक्यू करके जाना जरूरी है। और ये जो आपको कौन सा सीटेट जो रहेगा पेपर 2, ये रहेगा आपका दिसंबर, कौन सा सेशन, जुलाई वाला सेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जुलाई में जो एग्जाम हुआ था सीटेट 2019 में, तो उसका हम लोग लाए हैं। जो मैंने इससे पिछला सीडीपी का कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो जो कभी सीडीपी का नहीं देखे हैं पेपर 2 का, तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग करने पेपर 2 एसएसटी का, ठीक है, पेपर 2 का। चलिए, तो सीटेट 2019 में जो पेपर 2 में किस टाइप का क्वेश्चन आया, इसके साथ हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, फिर उसके बाद जो ये रहेगा उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे, ताकि मान लो इससे रिलेटेड अगला कभी एग्जाम में आ जाए तो वापस फिर से, तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग पहला प्रश्न करते हैं, ठीक है। और ये जो रहेगा आपका एसएसटी में, ठीक है, यहाँ से 31 से लेकर 90 तक बनाना है, ठीक। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न में क्या बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए क्या है सबसे सटीक उपयुक्त विकल्प चुनना है, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन बताए, क्या है, एथेनियन लोकतंत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं थी। पहला ऑप्शन है 30 से अधिक उम्र उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ठीक है। दूसरा है सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा है मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और चौथा था कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो इसमें बोला है कौन सा नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं देख के आपको करना है, ठीक है। एग्जाम में ये सब देखिएगा, नहीं थे। चलिए बताइए आप लोग। फिर आप लोग बनाइएगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये नहीं है हुआ, ठीक है। तो क्या है 30 से या उस उम्र सभी पुरुष और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त जो थी, ये दास नहीं थे, ये वाला नहीं है बाबा की, ये सही था। जैसे सभी नागरिकों को नौसेना सेवा देनी होती थी, ये सही था। इसमें सभी मामलों नियम के लिए सभी सभा जो उपस्थित होते हैं और कई पदों की नियुक्ति के लिए क्या लॉटरी माध्यम किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं इसके बारे में, एथेनियन लोकतंत्र क्या था, ये जो था ये कौन सा, प्राचीन ग्रीक, ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीन ग्रीक, ठीक है। ये प्राचीन ग्रीक यूनान में मौजूद था। तो कौन सा था, प्राचीन ग्रीक यूनान का था, ठीक है। ये भी याद है, कभी पूछ देगा इससे रिलेटिव, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आया तो हो सकता है नेक्स्ट कभी इससे आ जाए, तो यूनान में मौजूद था, ठीक है। और इसमें क्या था, जैसे कई पद जितने भी प्रयुक्त वगैरह थे उसको क्या कहता है, लॉटरी के माध्यम से क्या इसको कंटिन्यू किया जाता था, इसको चलाया जाता था, ठीक है। लॉटरी के माध्यम, और इसमें क्या था ना, नागरिकों को सेना नौसेना या अपनी सेनाएं देनी होती थी। नागरिकों को क्या नौसेना, ठीक है, या सेना की क्या कहते हैं, सेना नौसेना का क्या कहते हैं ना, मतलब कि उसके लिए सेवाएं प्रदान करना था, ठीक है। तो यही है 30 या उससे अधिक वर्गों के लिए, मतलब ये व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये इतना तो याद रखिए, ग्रीक का था, यूनान से थे, और नौकरी नौसेना देने की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या बोलता है, समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिण पथ के शासकों के लिए थी। तो आपको बताना विशिष्ट रूप से दक्षिण शासकों के लिए थी, तो आपको बताना कौन सी नीति थी, ठीक है। पहला है उनके राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्र के साम्राज्य का अंग बनाया गया था। दूसरा था उन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनमें से किया था, ठीक। अगला था वह उपहार लाते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। मतलब किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, मतलब जो जीता था उसके बाद जो दक्षिण जो साथ था उसके लिए वरमाला के, तो क्या कहता है उसके लिए उपहार लाते थे और उनके लिए दरबार दरबार में उपस्थित होते। और अगला है इन्होंने हार स्वीकार की और वह इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। आप लोग बताइए। चलिए, तो आप लोग जल्दी बताइए, उसके बाद फिर हम इसका डिटेल में फिर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को भी मतलब इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए तो आराम से कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही हो गया। उन्होंने क्या है, हार स्वीकार कर दी और उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी। तो क्या कहता है, जो जो युद्ध किया था उन्होंने क्या हार स्वीकार कर लिया और उन्हें फिर समुद्रगुप्त को माध्यम से उन्हें शासन करने के लिए पुनः अनुमति दी गई, ठीक है।
चलिए आप इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में कुछ मान लीजिए इससे रिलेटेड। देखिए समुद्रगुप्त क्या है, समुद्रगुप्त क्या है, इसको नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, ठीक है? भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? इसे कौन-सा मतलब भारत का नेपोलियन कौन-सा ईयर में लिखा गया? तो ये हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। कौन किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। ये भी देखिए याद रखिएगा, हरिसेन, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया, ठीक है? समुद्रगुप्त जो था क्या था? एक बहुत ही मतलब कि सफलता या विशाल साम्राज्य मतलब ये वाला राजा था, ठीक है? जब मतलब वो दक्षिणापथ को जीता था, तो उसने क्या कहते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, मोक्ष, ग्रहण और अनुसंधान, तो इसी को बोलते हैं ग्रहणों, मतलब ग्रहणों मोक्ष अनुसंधान की नीति अपनाई थी, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो इतना हो गया। तो जीत लेने के बाद फिर क्या करता था, उसी को वो साम्राज्य वापस दे दिया था और उसको बोला था कि तुम इससे जो भी होता है, टैक्स वगैरह जो होता है, उसको हमको वापस देते रहना, ठीक है? तो इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है कि यहाँ देखिए आपको मिलान करना है। ये कला रूप दिया हुआ और यहाँ नामावली दिया हुआ, तो इसमें से आपको इसको पढ़िए और इसका मिलान करना है। पहला है कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायता थी। ठीक है, दूसरा है चित्रकारी जिसके भारतीय भूदृश्यों को अनुष्ठान अनुसुधा दिखाया जाता था। तीसरा है भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्य जीवन शैली धन संपदा और दाब को दर्शाने वाला चित्रकला है। और दूसरा है लास्ट में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। चलिए आप लोग इसको मिलान कीजिए। देखिए इसमें से 4 है, इसमें से एक भी आप मिलान कीजिएगा ना, फिर आपका आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए, फिर बताते हैं हम लोग। चलिए, तो एक भी आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा तो मिला। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले हम एक ही को मिला लेते हैं। तो देखिए, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायता करती है। असली जैसी तस्वीर बनाने में क्या कहते हैं? नवियान, रूप चित्रण, इतिहासकार, तो ये बोलते हैं असली जो कला को तैयार करने के बाद इसको बोलते हैं तैल चित्रकारी। तो ए का हो जाएगा 4, बस इसका मिल जाएगा तो बराबर सब। अब इसमें से आपको जो भी आसान लगेगा उस हिसाब से एक मैच कर लीजिएगा, उसका हो जाएगा। तो ए का 4, चलिए हम लोग मिला लेते हैं ए का 4। तो यहाँ पे ए का 4 कहाँ में? फर्स्ट में ही है। तो ये ए का 4, बी का 1, सी का 10। तो इस तरह करके आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसको बना लीजिएगा, एक याद रहेगा तो आपको कोई भी बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोलता है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल, कौन-कौन सा? बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये याद रखें। प्रदर्शनी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन व्यापारिक केंद्रों पे हुआ था? आपको बताना है कहाँ पे, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था, ठीक है? तो वो कौन-कौन सा जगह पे यह केंद्र मतलब स्थापित किया था? पहला है सूरत, मद्रास, कोलकाता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कोलकाता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। चलिए बताइए। फिर हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलिए, तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो जैसे जैसे ही मतलब अंग्रेज आया था, कब आया था? 1599, याद रखिएगा डेट, 1599 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये हुआ। और उस समय जो राज कौन कर रहा था? मुगल वंश का कौन सा राजा था? आप लोग बताने की कोशिश किए, तो उस समय मुगल वंश का कौन सा राजा था? शायद जहांगीर था ना। हाँ, तो इंग्लैंड का जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में जब आया था, कौन थे? एलिजाबेथ के समय में, ठीक है? तो उस समय का काल किसका था? जहांगीर का, ये भी याद रखिएगा, जहांगीर, ठीक है? जहांगीर का काल था। तो 1599 में जब आया था, तो उन्होंने, अंग्रेज ने सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था कहाँ पे? सूरत में। सबसे पहले स्थापित किया था सूरत में, याद रखिएगा। सबसे पहले सूरत में किया था, फिर उसको मद्रास में, फिर उसके बाद कलकत्ता में। तो ये याद रखिएगा, आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा। सूरत में, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, ठीक है? सबसे पहला सूरत में, ठीक? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा जरूर। चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। ये भी कथनों को बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। पहला है बौद्ध बौद्ध धर्म के इस रूप में बौद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों को दिखाया गया था, ठीक। दूसरा बोलता है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धित्व में विश्वास समाप्ति हुआ था, ठीक है। अगला है, हो गया। आप नीचे आपको बस ऑप्शन है, आप उसको ऑप्शन देखिए और बताइए, ठीक है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है और ए भी दोनों गलत है। चलिए बताइए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बहुत संगीत के बारे में बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं बहुत संगीत के बारे में, ठीक है।
तो इसका सही क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी दोनों गलत। क्या है, बोध संकेत के रूप में बोध की उपस्थिति संकेत उपयोग करते हुए मूर्ति दिखाई गई थी, ये नहीं कहता। महायान और बौद्ध अपने ही बौद्धित्व में विश्वास में समाहित हुआ था, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। तो बौद्ध संगीति किसके समय में होता है, ये कनिष्क के शासनकाल में होता है। कब हुआ था, कनिष्क, याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में। तो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में होता है, जिसमें से क्या होगा था, ये दो भागों में बट गया था, हीनयान, हीनयान और एक महायान। ठीक है, याद रखिएगा, हीनयान और महायान में दोनों में विभक्त हो गया था। हीनयान क्या होता है, हीनयान होता है जिसमें महात्मा के बुद्ध वो क्या कहता है, महापुरुष माना गया था। हीनयान में क्या, महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया था। ठीक है, याद रखिए। महान महायान में क्या था, महात्मा बुद्ध को क्या देवता माना गया था। तो दोनों याद करेगा, महायान में महात्मा को देवता माना गया था। ये भी याद रखिएगा, हीनयान महायान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मोक्ष क्या, या मतलब मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, जो मुक्ति के बाद मानव जाति या उसके दुखों को छुटकारा के बारे में बताता है। ठीक, तो ये भी रखिएगा। ठीक है, अब बोधि सत्य के बारे में बताता था, इसका दोनों असत्य। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, बहुत बने। तो कनिष्क के शासन में चौथी संगति हीनयान महायान था, जिसमें से हीनयान महायान का मतलब बता दिए हैं। और महायान का मतलब देवता और हीनयान का मतलब उन्हें बौद्ध के द्वारा जो ये दिया जाता था उनके बारे में, महापुरुष के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा ना, तो कभी एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से करें। महलवारी और रैयतवादी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर सही देना है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। पहला है, महलवारी बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवादी ब्रिटिश शासन में नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ठीक, दूसरा बोलता है, महलवारी गांव के मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवादी किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन को आपको पढ़िए। ठीक है, लीजिए पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए। ठीक, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी कीजिए, फिर हम लोग आंसर की बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम रहेगा, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, फिर हम आंसर बढ़ेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 49 का। चलिए 49 बोलते हैं। क्या, कितना नंबर ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है ना, चलिए 36 का आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों क्या करता है, राजस्व व्यवस्था का अंतर को सही पुष्टि करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो क्या था, उस समय महलवारी जो बंगाल प्रेसिडेंट था वो रैयत वृत्ति का नियंत्रण करता था, ये सही है। और फिर महलवारी जो वहाँ पे करने वाले मुखिया को क्या कहता था, राजस्व व्यवस्था के लिए ये किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो ये भी दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला करते हैं। सूफी संत जो थे, ठीक है, सूफी संत मकबरे को जाना जाता है किसके लिए, खानखा के लिए, ईदगाह के लिए, गुलफरोज के लिए या दरगाह के लिए। तो ये तो बहुत इजी है, सूफी संत के बारे में बताइए आप लोग, जल्दी बता लीजिएगा, किसके लिए जाना जाता है। आसान है ये, आराम से बना दीजिएगा सूफी संत के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं सूफी संत के बारे में क्या होता है। देखिए सूफी संत का इसका सही आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये दरगाह। ठीक है, तो याद रखिएगा दरगाह। ठीक है, तो चलिए तो सूफी संत के बारे में जानते हैं। सूफी संत जो था उसका मतलब दरगाह कहते हैं। ठीक है, और ये दरगाह मतलब क्या था, वहाँ के स्थानीय जो मुसलमान थे, तीर्थयात्री थे, उनके लिए क्या कहते हैं, यात्रा जो करते थे उनके लिए पूजा स्थल थे। ठीक है, वहाँ पे अपना पूजा स्थल करते हैं। अब भारत का सबसे प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर, खवाउद्दीन मुद्दीन का बोलते हैं, खवाउद्दीन, याद रखिए ख्वाजा, ख्वाजा। ठीक है, याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछ देगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखिए। और ये कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, और राजस्थान का कहाँ, अजमेर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए खवाउद्दीन मोइनुद्दीन दस्ता, और ये राजस्थान में है और अजमेर में। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विशिष्टावाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित। तो विशिष्टावाद का सिद्धांत किसने दिया था, रामानुजन ने, बसवन्ना ने, एकनाथ ने या सकवे ने। चलिए विशिष्टावाद का सिद्धांत कौन दिया था, ये तो इजी है। चलिए तो बता देते हैं। विशिष्टावाद का अध्ययन है रामानुजन ने दिया था। रामानुजन ने कम दिया था, 1017 से लेके 1137। याद रखिएगा, 1017 से लेके 1137, ये वाला ईस्वी भी याद रखिएगा। इसमें क्या था विशिष्टवाद में, तो उनका सिद्धांत ये था कि मतलब ईश्वर एक है और ईश्वर जगत के तीनों का सत्य है, और इन्हें ज्ञान की अपेक्षा ईश्वरीय की कृपा की मोक्ष के लिए अधिक आवश्यकता माने। तो ईश्वर के बारे में वो बताया था। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारत के 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए बी कथनों को विचार कीजिए और सही उत्तर देना है। यह एक फौजदार अदालत थी,
यह यूरोपीय जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में चलाया जाता है। तो बताइए ए सही है, बी गलत, ए गलत, बी सही, ए भी दोनों सही, ए भी दोनों गलत। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा, फिर हम लोग फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए एग्जाम में आएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही, कहाँ पे ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही, तो ये दोनों सही था, ठीक है। या फौजदारी अदालत भी थी, ठीक है, या अपने जिला देवगे चलाया था, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेन होगा एक्सप्लेन करेंगे, फिर लिख लेंगे। चलिए अगला है, गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है। नगर में लगी हुई भूमि जिसमें माल आपूर्ति की जाती थी। दूसरा, किलेबंदी बसपना में जहाँ सैनिक रहते थे, ठीक है। वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों को माल बेचा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन। तो बताइए गैरिसन नगर क्या है, बताना है ना गैरिसन के बारे में। चलिए तो गैरिसन का है एक प्रकार का क्या, किलेबंदी, जहाँ क्या कहता है सैनिक रहते थे। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए गैरिसन क्या होता है, एक प्रकार का छावनी। छावनी क्या होता है ना, एक प्रकार जैसे कि वो 1857 में, 1857 की जब क्रांति हुआ तो क्या वहाँ पे एक छावनी, मतलब एक ये बनाया जाता है। उसमें से था ना मंगल पांडे जो ये चलो विद्रोह, उसी प्रकार एक छावनी रहती है। और यह किलेबंदी द्वारा रहता है, घिरा हुआ है, जिसमें से क्या सैनिक रहते थे। और ये शहर की क्या रक्षा करने के लिए हमेशा उपयोग किया जाता था। ये गैरिसन नगर क्या होता है, यह शहर को रक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब लंदन अपराह्न 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 अपराह्न होगा, ठीक, पहला अपराह्न। दूसरा बात है, भारत के गिनती समय पुरुष से सारे विरासत देखिए पूर्व में स्थित है। चलिए आप लोग बताइए, ए सही है परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है, अर्थात ए आर दोनों सही है परंतु आर सही का व्याख्या नहीं करता। तो बताइए इसका क्या है, ये तो आसान है। जो जियोग्राफी मैंने ये वाला पढ़ा दिया हूँ, तो जो कोई नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर इसके बाद आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी कीजिएगा, फिर बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या था, ए आर दोनों सही है और उसका सही व्याख्या भी करता है। तो यह दोनों सही है, ठीक है। देखिए लंदन में 2 बज रहा हो तो अभी जस्ट बताएं तो कितना कितना डिफरेंस होता है, 5.5 घंटा का डिफरेंस होता है, ठीक है। 5.5 कैसे बनता है ये 5.5 घंटा का डिफरेंस, क्या होता है वो बताए होंगे। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। 82.1/2, 82.1/2 का 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर। तो याद रखिएगा 1 डिग्री होता है 4 मिनट का। तो हमको 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री का है, तो हमको 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 168, ठीक है। और अब फिर जब हम देखिए यहाँ हाफ डिग्री है ना, ये हाफ डिग्री को हम का जब इसको करेंगे तो हाफ डिग्री को, यदि 1 डिग्री का मान 4 होता है तो हाफ डिग्री का मान कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टोटल चार 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 चौके 32 ना, तो हो जाएगा 328 ना, 328 हो गया, ठीक है। तो 328 यहाँ हो गया, और फिर इसको जब हाफ को गुना करेंगे इसके साथ, क्योंकि 1 डिग्री का मान 4 होता था, हाफ डिग्री का मान 2 हो जाएगा। तो 2 को जब गुना करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। हाफ डिग्री करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 328 और 2 कितना हो जाएगा, 330, ठीक है। 330 को जब हम 330 को हम 60 से भाग करेंगे, कितना 6 पंचे 30, ठीक है, तो बचेगा 30। तो ये 5 6 पंचे 30 बा, और बचेगा 30, तो 5 घंटा 30 मिनट। तो डिफरेंट 5 घंटा 30 मिनट, तो इस तरह करके निकाला जाता है। तो ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो यार भी दोनों सही, तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। जियोग्राफी का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर डिटेल वीडियो उसको देख सकते हैं, ठीक। समय के क्षेत्र में ए बी सी 3 कथन दिए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ के एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, ठीक। दूसरा बोलता है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 घंटे का समय क्षेत्र में बांटा गया, ठीक। अगला बताया, प्रत्येक समय को 15 देशांतर तक क्षेत्र में घेरता है। चलिए आप लोग बताइए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम देंगे 1 मिनट का, अब फिर उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए तो देख लेते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो ये क्या है, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही है। देखिए पहला है, देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ का सामान्य रेखा क्या था, अधिक होता है। पृथ्वी में एक एक घंटे में क्या 24 घंटे क्षेत्र में बांटा गया, तो ये भी ऐसा ही होता है। और अगला है, यह प्रत्येक 15 डिग्री सेंटीग्रेड को घेरता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं कि जैसे कि होता है, क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होते हैं, और जो कहा गया देशांतर रेखा की बात की है, तो देखिए ये वाला है मैप, ठीक। ये वाला पृथ्वी, और यहाँ से जो जाती है ये जीरो डायरेक्शन था। और इसका जो ऊपर वाला भाग, ऐसा वाला भाग जो रहता है, ये ऊपर वाला भाग को कर्क रेखा बोलते हैं, क्या 23.5 डिग्री पे रहता है आप, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग रहता है, ये इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा ये भी 23.5 रेखा, तो ये भी मकर रेखा। फिर ऊपर आर्कटिक होता है और नीचे होता है अंटार्कटिक में खा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी होता है 66.5 डिग्री। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है।
ये वाला भी 66.5 ठीक है। ये वाला उत्तरी ध्रुव ठीक है, और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव ठीक है। तो इस तरह याद रखें। दूसरा फिर इसके बारे में फिर और कुछ बता देते हैं। तो मकर रेखा मतलब कि देशांतर क्या होता है, जो ऊपर से इस तरह लंबा लंबा होकर जो गिरता है इसको देशांतर बोलते हैं, और जो ये वाला जो रेखा है इस तरह जो रेखा गया था इसको बोलते हैं अक्षांश। टोटल बोलेगा, टोटल देशांतर रेखाएं की संख्या बोलेंगे तो कितना होता है 360। टोटल देशांतर की संख्या 360 है, दो बोलेगा टोटल अक्षांश की संख्या तो 181। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ देगा इससे रिलेटिव, तो अब इसको जरूर कर लीजिएगा ठीक है ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं ठीक, आज इतना हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए कुछ कुछ जो रहेगा उसका कुछ एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको आसानी होगा। चलिए पृथ्वी के शुरू से वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताना है। तो पहले स्टार्टिंग में कौन कौन सा था, समताप मंडल, वायुमंडल, 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 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। फिर होता है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल। चलिए बताइए सबसे पहले कौन सा मंडल था, बनाने की कोशिश से फिर बताएंगे, हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है क्षोभ मंडल ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। चलिए आप थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला यहाँ होता है ठीक है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है और पाँचवा होता है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डिटेल बता दें। जैसे ये क्षोभ मंडल होता है ठीक है, क्षोभ मंडल में जो होता है ना, जितनी भी वायुमंडलीय संबंधी घटनाएं जितनी भी होती है ये सारा इसके अंदर में होता है ठीक है। वायु से वर्षा होना, ये होना, ये सब जितनी भी एक्टिविटी जो होते हैं, तो इसमें हवाई जहाज जो है समताप मंडल ठीक है, समताप मंडल हवाई जहाज की प्रक्रिया समताप मंडल में होता है। तीसरा आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल में यहाँ पे ये वाला मंडल है जिसमें से क्या है ओजोन परत, ओजोन परत जैसे जब उल्का पिंड आके गिरती है तो यहाँ का क्या होता है जल जाती है, ये हमारे पृथ्वी को रक्षा करने में ये मध्य मंडल का काम होता है ठीक। अगला है वायुमंडल, वायुमंडल जो यही वाला ये वाला है, जिसमें से क्या होता है बाह्य एक्टिविटी मतलब कि वहाँ पे सबसे पतली परत, एग्जाम में कभी पूछ देगा तो ये पतली परत सबसे पतली परत वायुमंडल होता है ठीक है। और ये बहिर्मंडल, बहिर्मंडल जो होता है जिसमें से क्या होता है जो मतलब कि जो रडार, रेडियो एक्टिविटी, जो किरणें वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जो होता है इसी के अंदर चला जाता है ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, ऋतुओं के बारे में चलते हैं। ऋतु के बारे में जो होता है कारणों को किस कारण से होती है पहले बताना। पृथ्वी अक्ष को अपने कक्षीय सतह से 86.5 कौन बनाता है, इसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। मकर रेखा सूर्य का सीधी रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में पड़ता है। दूसरा है पृथ्वी की परिक्रमा और एक ही दिशा में अपने अक्ष पर झुका होना, और पृथ्वी का अपने इर्द गिर्द घूमने के कारण अभिमंडल। तो बताइए पृथ्वी को किस कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, फिर बताएंगे हम लोग इस पर। चलिए फिर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो क्या होता है इसका, पृथ्वी के अपने अक्ष पर क्या कहता है झुकना, अक्ष पे झुका होना, ये इसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है ठीक है। देखिए ये वाला यहाँ पे मान लेते हैं, ये देखिए ये पृथ्वी है, तो क्या होता है ये पृथ्वी थोड़ा सा क्या है चपटी टाइप का, इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है झुकी हुई है ठीक है। तो ये अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुकी हुई है। चलिए आप देख सकते पृथ्वी की गति, गति के बारे में जानते हैं, गति के दो प्रकार का होता है, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। एक होता है घूर्णन ठीक है, इसका एक होता है परिक्रमण ठीक है, परिक्रमण। ये मैंने डिटेल वीडियो बता दिया। तो देखिए घूर्णन क्या था, पृथ्वी अपने ही अक्ष पे क्या है, अपने ही अक्ष पे, ये अपने ही अक्ष पे घूम रही है, तो इस अक्ष पे घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण है पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है इसके चारों ओर क्या था चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा तो इसको कहते हैं परिक्रमण ठीक है। तो ये से और यही दोनों का कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या था दिन और रात दोनों होते हैं, दिन और रात दोनों होते हैं ठीक है। तो ये होता है और इसका झुकाव के कारण, जब ये पृथ्वी का जब झुकाव होता है तो इसी के कारण क्या था पृथ्वी के अपने अपने झुकाव के कारण अलग अलग ऋतु का दिन में परिवर्तन, अवधि में परिवर्तन होता है ठीक है। बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो वह इस प्रकार के कारण होते रहते हैं ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बोलता है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी का वायुमंडल में कौन सा संगठन अधिक है। प्रतिशत पहला ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। बताइए सबसे ज्यादा प्रतिशत का सर, तो ये तो बहुत आसान है, आप आराम से कर दीजिएगा इसको। चलिए बताते हैं। तो देखिए पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये 78% याद रखिएगा आप लोग। 78 पर ऑक्सीजन कितना 21% पाया जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03% पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और उसके बाद लास्ट में क्या बनता है, जो बनता है नाइट्रो हीलियम ठीक है, तो ये भी 0.01%, 0.03% इस तरह के मात्रा में पाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा ठीक है। आप मानते हैं पृथ्वी में निचले स्तर में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भारी स्तर में पाया जाता है। जैसे हल्के हल्का मतलब भारी गैस बोलेगा तो कौन कौन सा हो जाएगा,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबसे भारी गैस होते हैं। और इसमें बोलेगा हल्के गैस, तो हल्के गैस में जैसे हीलियम हो जाता है, नियोन हो जाता है, उसके बाद फिर हो जाता है क्रिप्टॉन हो जाता है। तो ये सबसे हल्के गैस होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कभी एग्जाम में से पूछ दिया जाए तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, महासागरीय धाराएं के विषय में निम्न कथनों का सही विवरण है। महासागर ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर ले जाती है। दूसरा बोलता है लेब्राडोर एक गर्म जल धारा है, ठीक। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य माना जाता है। तो चलिए तीनों ऑप्शन है, आपको बताएं ए भी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, केवल ए सही है। आपको एक एक मतलब 20 से 30 सेकंड का टाइम देंगे, आप बनाइए, पढ़िए और उसको बनाइए। चलिए तो हो गया होगा। चलिए बनाते हैं इसका सही आंसर। तो सही आंसर होगा ए और सी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए और सी। तो ए में हो जाएगा ठंडी जल धाराएं क्या होता है, ध्रुव अक्षांश के उष्णकटिबंधीय महासागर अक्षांश की ओर ले जाती है, ठीक। सी में होता है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलवायु होती है वहाँ पे क्या है, सर्वोत्तम मत्स्य पालन किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। देखिए महासागरीय धाराएं आखिर होते क्या है, जैसे महासागरीय का जिक्र हुआ। महासागरीय धारा कैसे है, मतलब एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल को प्रवाहित होने की गति एक निश्चित दिशा है। इस दिशा में प्रवाहित जल को होने की गति को क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। इतना याद रखें। और तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं के दो प्रकार होते हैं, एक गर्म जल धाराएं और एक ठंडी महाधाराएं होती है। यहाँ पे जो वर्णन हुआ एक ठंडी, देखिए यहाँ पे ठंडी हो गया, एक होगा गर्म। तो महासागरीय धाराएं को भी दो प्रकार से, एक ठंडी एक गर्म। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे कभी पूछ दिया तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली की धाराएं गल है। तो देखिए विषुवत रेखा ये वाला है, तो यहाँ से जो ये वाला है 0 डिग्री से, ये विषुवत रेखा। तो इसके बीच यहाँ से और यहाँ के बीच का जो आता है ये वाला बीच हुआ, जो गर्म जहाँ पाया था इसको गर्म कहते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर बोलता है ध्रुव क्षेत्र से जलीय सतह पे तापमान में वृद्धि होता है, जबकि ध्रुव से रेखा की ओर बहने वाली ठंडी जल रहा है। अब ध्रुव में क्या होता है, तो यहाँ वाली भाग ये वाला, ये तो ये वाला उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इस धाराएं से होकर जो जल धाराएं बना है, यहाँ पे कौन सी ठंडी, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा बर्फ जमी रहती है। तो ये वाला भाग होगा, ठीक है, ये 0 डिग्री या 90 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो यहाँ वाला भाग पे तो ठंडी जल रहा है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हिमनद निक्षेपण कहते हैं। तो हिमनद क्या कहते हैं, पहले समुद्री गुफा है, हिमोर है, लोयस है, तटबंध है। चलिए बताइए, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, जल्दी 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 कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हिमनद के बारे में, तो ये हो जाएगा हिमोर। तो हिमनद नदी क्या है, हिमोर। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, हिमोर के बारे में, हिमनद के बारे में। देखिए पृथ्वी के सतह पे क्या होता है, पर्वतीय सतह ढालों में जब घाटी रैखिक सतह में होकर जब गुजरती है तो उसे कहते हैं हिमनद। और हिमनद का जो विक्षेपण होता है तो उसे हम कहते हैं हिमोर। हिमनद से जो विक्षेपण होता है उसे हिमोर कहते हैं, ठीक है। और हिमोर गोस्मी से जवाब के कारण, लंबी लटके के कारण यह परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जियोग्राफी का क्वेश्चन, कहते हैं जियोग्राफी क्वेश्चन क्या 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 किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी कथनों में वनस्पतियों के बारे में वर्णन करना है। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कुछ कुछ कलर के साथ भी चले। यह वनस्पति के उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश से 50 से 70 डिग्री सेल्सियस में पाई जाती है। इसे टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर के नाम से किस जाना है, टाइगर आ गया तो इससे समझ में आ जाएगा टाइगर के नाम से किस जाना है, बताइए आप लोग, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये तो आसान है। चलिए चलिए तो टाइगर किसे है, ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं, ठीक है। शंकुधारी वृक्ष को टाइगर कहते हैं, टाइगर कहते हैं, ठीक है। और ये कितना 50 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं। और ये इसका विस्तार क्या है, वनस्पति के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध के बारे में जानते हैं ना, ये होता है ये वाला उत्तरी गोलार्ध, ये है तो दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी वाला, ये वाला भाग वाले में उत्तरी गोलार्ध का इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये उत्तर अमेरिका के अलास्का, कौन कौन सा जगह का नाम बोल देगा, तो अलास्का, कनाडा, यूरोप, स्वीडन, साइबेरिया क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो ये अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, हो गया, यूरोप, स्वीडन हो गया, और साइबेरिया नामक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषताएं नहीं है, नहीं पूछा है, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। हाँ, मैदानी क्षेत्र में क्या है, ओक्स बोलेक चाप झील स्थित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक होता है। और डेल्टा डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों में आच्छादित होता है। और भूमि के किस्से के लिए इस क्षेत्र में करना दहन कृषि की जाती है। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा नहीं पूछा है ना, अब नहीं देख के बताइएगा। हाँ चलिए चलिए तो सही आंसर क्या है, भूमि का सेक्शन में क्या है
कीर्तन और दहन किसे होते हैं, तो कीर्तन और दहन किसे होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, भूमि के क्षेत्र में क्या था, कीर्तन और दहन किसे की जाती है, ठीक है। चलिए आगे को हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें थोड़ा बता देंगे कीर्तन और दहन किसे होता है। चलिए थोड़ा स्पीड करते हैं, फिर उसको निकलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर तैर सकते हैं क्यों? क्यों सर? तैराक जो मृत सागर में तैर सकते हैं, क्यों तैर सकते हैं? पावनी जल सतह के तीव्र गति के कारण। दूसरा, इस सागर में ठंडी जलधाराएं अपेक्षा गर्म धाराओं की उपस्थिति अधिक होती है, इसलिए यह सागर निम्न ज्वार भाटा की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटा में अधिक अनुभव करता है। यह नमक की मात्रा अधिक सागर के सघनता बनाती है। चलिए बताइए, ये तो आसान है। चलिए तो देख लेते हैं, क्यों तैर सकते हैं? नगर के मानव क्या निम्न मतलब मृत सागर में तैरा जा सकता है, कारण क्या है? ये नमक की मात्रा अधिक होने के कारण। तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, तो ये इसका कारण तैर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सागरीय धाराएँ में क्या होता है, लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होता है, जिसमें से क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो याद रखिएगा, जिसके कारण सागर का नमक का स्थान होता है, जिसमें का कारण वो आदमी तैर सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 51 में, भूमि उपयोग संबंधी ए बी कथनों का विचार किया, सही उत्तर दीजिए। भूमि का उपयोग आश्रय भूमि में केवल किसी अवन के लिए केवल पूछा है, इसी बन के तो केवल जब भी पूछेगा तो गलत कर देना, ठीक है। भूमि का उपयोग मूलतः अपने स्थल की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। चलिए बताइए, आप तो इसको देख के ही पता कर दिए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या है, ए गलत है बी सही, क्या कि फर्स्ट और तो गलत हो गया, तो ए गलत हो जाएगा, जहाँ बी सही होगा तो ए गलत बी सही कहाँ पे है, ए गलत बी सही है, तो ये वाला। चलिए इतना हो गया। चलिए अब थोड़ा सा खेती के बारे में भी जान जाते हैं कि भूमि का उपयोग किस किस कारण का किया जाता है। इसका भूमि का उपयोग किस में, हम लोग क्या कर खनिज का उत्पादन करने में भूमि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। भूमि के उपयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पशुओं को द्वारा चारा को फूल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी याद करते हैं भूमि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, रक्षक मिथिलाएं क्या होती है? बहुत ज्यादा शेल्टर बेल्ट, ठीक है। पवन की गति को रोकथाम के लिए, मृदा के आवरण के संरक्षण के लिए, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को बंद करने के लिए, अवनालियां बनाने के रोकने के लिए। तो बताइए नक्शा मसला किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग बनाइए, थोड़ा सा हम थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ कहते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम रक्षक मिथिलाएं के बारे में, फिर लिख लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हम लोग को लग रहा है, ठीक है ना। चलिए रक्षक में लिखा है पवन की गति को रोकथाम और मृदा के आवरण को संरक्षण करने में, ठीक है। रोकथाम और मृदा के संरक्षण करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, रक्षक महिलाएं, ठीक है। आप जान जाते हैं रक्षक महिलाएं के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। रक्षक मृदा के द्वारा क्या होता है, रक्षक महिलाएं द्वारा हम क्या कहते हैं, पवन की मतलब रक्षक महिलाएं क्या होते हैं, जिसके अनुसार हम क्या मिट्टी को मतलब कि जमाव को हम रोक सकते हैं, ठीक है। मिट्टी के परत को रोकने में रक्षक महिलाएं का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आज इसके द्वारा क्या हम मिट्टी को में क्या कहते हैं, पेड़ों के द्वारा हम शेल्टर बनाते हैं, जिसमें से पेड़ों की कतार में लगाकर पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय भाग में ये ज़्यादा मतलब पाया जाता है, जिसमें हम मिट्टी को अपरदन को रोकने में उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। मृदा परीक्षक की मोटाई कौन निर्धारित करता है? उच्च समय वनस्पति जलवायु। तो बताइए मृदा परीक्षक कौन ये करते हैं? चलिए तो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, समय। टाइम का अनुसार क्या रहा है, हम उसकी मोटाई का ये कर सकते हैं, तो ये उसके द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके द्वारा कुछ थोड़ा-सा इसमें जान जाते हैं कि जैसे कि समय के अनुसार जो होता है ना, इसमें परिवर्तन होते जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला करते हैं। विवरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है, किस लिए? वास्तविक संसाधनों को संभावित संसाधन में, नवीकरण संसाधन को अभिनव संसाधन में, जैव संसाधन अजैव में और सर्वव्यापक संसाधन को स्थानीय संसाधन में। चलिए बताइए, किसमें वर्गीकृत किया जा सकते हैं? तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, संभावित संसाधनों को स्थानिक संसाधन में हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग को याद रखना है, संभावित संसाधन को। चलिए अब थोड़ा-सा हम जानते हैं संभाव्य संसाधन क्या होता है, स्थानिक संसाधन क्या होता है, क्योंकि इससे कभी मतलब क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए पर्यावरण क्या है, हमारे वास्तु में मतलब उपलब्ध है, जिसमें हमें क्या आवश्यकता है समय-समय पे हम लोग पूर्ति करते हैं, जिसको क्या करना है, हम संसाधन कहते हैं। जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वस्तु के जो भी तो हम उसको इस्तेमाल करके हम वो कहते हैं, उसका संसाधन कहते हैं, ठीक है। वितरण के आधार पर संसाधन को ना हम 2 भागों में बाँटते हैं, एक संभाव्य संसाधन और एक होता है स्थानिक संसाधन के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्न कथनों का वर्णन करना है, ठीक है। विभिन्न समाज के तो चलिए यहाँ से कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। चलिए, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म के संस्कृति की विभिन्नता असमानता पाई जाती है।
वह संस्कृति जो सत्ता के विभिन्न समानताएं मिलते हैं, वह भाषा धर्म और संस्कृति की समानता होती है, वह जिसमें भाषा संस्कृति धर्म के विभिन्न विषमताएं पाई जाती हैं। चलिए आपको पास ऑप्शन देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, पहला जिसमें क्या हो जाएगा, भाषा धर्म और संस्कृति में क्या हो जाएगा, समानता पाई जाती है। समानता नहीं, विभिन्नता और समानता दोनों पाई जाती है। विभिन्नता और समानता दोनों पाई जाती है, ये हो जाएगा। जिसमें भाषा संस्कृति में विभिन्नता और समानता दोनों पाई जाती है। देखिए हमारे क्या है, समाज में विविध प्रकार के, इसमें से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जाति समाज, औद्योगिक समाज, जनजाति से तो विविध समाज, अनेक अनेक प्रकार की भाषा संस्कृति धर्म आधार पर क्या करता है, विभिन्नता पाई जाती है। तो इसी के आधार पर दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 56 पूछता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। ये तो आसान है, महिलाओं को बहुत भावुक होते हैं, महिला फैशन फरास्त होते हैं, महिला जिम्मेवार वाहन चालक होते हैं, और महिला क्या पालन पोषण करने के लिए होती है। तो बताइए इसमें जेंडर रूढ़िवादी को कौन सा चुनौती देता है। चलिए तो ये तो आसान है, आराम से बना लीजिए। महिला क्या है, जिम्मेवार वाहन चालक, इसको फिक्स कर रहा है, इसको बोल रहा है वोमन रिस्पॉन्सिबल फॉर बस ड्राइवर, इसमें क्या कहता है, उसके लिए जिम्मेवार बता दे रहा है। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवाद को देता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब जानवे कहता है जेंडर रूढ़िवाद क्या होता है, लैंगिक असमता, जिसमें से क्या होता है, मतलब कि उसको क्या होता है, महिलाओं को पालन पोषण भावुक मतलब कि रूढ़िवाद क्या होता है, मन में मतलब एक प्रकार के पहले से जो आ रही है, उसको क्या है, मन में एक प्रकार गाड़ दिया जाता है, गढ़ दिया, जैसा कि होता है कि लड़का कभी रोते नहीं है, महिला जो होता है हमेशा के घर के कामों को कर रही है। तो ये सब जो एक्टिविटी जो होती है, ये सब पहले से पुरानी परंपराओं से चलता आ रहा है, जिसको हम लोगों को मन में अभी भी ये परंपराएं चलती आ रही हैं, और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सा मांग थी, आपको बताना है। पहला, महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमि का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। चलिए बताइए। चलिए सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा महिलाओं के लिए मताधिकार। तो ये वाला परंपराएं थी, तो मांग थी महिलाओं के लिए। ये देखिए सबसे पहले महिलाओं के लिए मताधिकार का कौन सा लाया था, ये लाया था न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखें न्यूजीलैंड। महिलाओं के मताधिकार का अधिकार कौन दिया था, सबसे पहले न्यूजीलैंड दिया था, जिसमें से ऐसा कहा गया था, मतलब पहला देश है। ठीक है, जिसमें से 1839 में महिलाओं के लिए मताधिकार प्रदान किया था। डेट भी याद रखिए। अब भारत में वोटिंग देने का अधिकार कब आया था, 1926 में प्रदान किया था। भारत में बोलेगा तो 1926 में, और वहाँ पे कब हुआ था, 1893 में। न्यूजीलैंड में 1893 में आ गया सबसे पहले। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना। जातक क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, पहला, इसकी रचना लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षु के द्वारा लिखा गया था, उनका संकलन किया गया था। दूसरा, इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध जैन भी साधुओं के द्वारा लिखा गया, उनके संकलन किया था। इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया और उनके संकलन किया गया था। दूसरा, इसकी रचना जैन साधुओं के द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों और द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में बताना है, जातक के बारे में। ठीक है, चलिए तो इसका रचना क्या, सामान्य लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सामान्य लोगों द्वारा किया गया था, और इसकी रचना के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया था। ठीक है, सामान्य के द्वारा और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया था। कहाँ पे, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया था। ठीक है, तो ये वाला याद है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मतलब जैसे जातक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जातक क्या होता है उसके बारे में। तो जातक क्या है, बौद्ध भिक्षु के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ होता है, संकलन होता है, जिसको हम लोग जातक कहते हैं। ठीक है, बौद्ध के पूर्व जन्म के विद्वान के बारे में वर्णन होता है इसमें। ठीक है, तो ये सब जो है तो परंपराएं इसके बारे में लिखा था, और बौद्ध के बारे में वर्णन लिया था। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईने एक अकबरी विषय में निम्न कथन सही करना है। यह अकबर के शीर्षक अंतर्गत अकबर का शासन इतिहास के 3 वर्गों में वर्णन किया था। यह इतिहास का पूर्वजों अकबर को शासन की घटनाओं का विवरण दिया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, यह अकबर के दरबारियों के बारे में बताता है। यह अकबर का प्रशासन और विविध पहलुओं विषय संपन्न और सांख्यिकी परिश्रम का बता रहा है। बताइए आईने अकबरी क्या होता है। चलिए तो देखते हैं ये क्या था, एक क्या था, मतलब कि संपन्न मतलब साक्ष्य और उसकी घटनाओं को सांख्यिकी के बारे में बताता था। ये वर्ग क्या है, ये क्या है, अकबर के प्रशासन विधियां और पहलू और उनकी सांख्यिकी का प्रस्तुत करता है। ठीक है,
तो सांख्यिकी को प्रस्तुत किया था। तो मुगल के दरबार में कौन था? अकबरनामा लेखक था, जिसको कौन था? अकबरनामा कौन लिखा था? अबुल फजल। याद रखिएगा, अबुल फजल, याद रखिएगा आप लोग, अबुल फजल, ये भी कभी कभी पूछता था। तो अकबरनामा लेखक कौन था? अबुल फजल। इसमें 3 भागों में विभक्त किया था, ठीक है। तो इसमें से 3 जो तीसरा अंतिम दो था, जिसमें आइनकपुरी कहलाता था। 3 भाग में विभाजित, जो लास्ट वाला था इसी को आइनकपुरी, और इसमें से क्या है, जो स्वयं के 5 भागों में विभक्त थे, इसमें आइनकपुरी में अकबर के प्रशासन, विविध पहलू और समान सांख्यिकी का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपनी कृतियों में भी शामिल होते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं का गुरुमुखी का संकलन किया था? गुरु गोविंद, गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर। तो कौन उसके बारे में बाबा गुरु नानक के बारे में बताया है? तो कौन कहता है गुरुमुखी का ये वर्णन में? तो ये क्या था? गुरु अंगद ना। हाँ, तो इसका सही जवाब है गुरु अंगद, ठीक है। तो याद रखिएगा गुरु अंगद। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे ए भी सूची दिया हुआ है, जिसमें मिलान करना है। ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, बी विभिन्न प्रकार का ऋण देता है। तो आपको ए वाला है, पहला ये बताया कृषक श्रमिक, पहला है कृषक श्रमिक, दूसरा है बड़ा किसान, तीसरा है मध्यस्थ किसान। तो अब उसको मेल करना है कि कौन सा इसका सही हो जाएगा। एक आप मैच कर दीजिएगा ना, तो फिर तीनों सही हो जाएगा। तो बस इसमें से आप एक ठो मैच करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आगे की। चलिए तो इसका मिलान करें। जैसे बड़ा किसान, हम लोग पहले देखते हैं बड़ा किसान, ठीक है। तो बड़ा किसान क्या हो जाएगा? बड़ा किसान में क्या कहता है? कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेता है, तो यही कहता है बड़ा किसान। तो ये इसका देता है। तो बी का 3, चलिए बी का 3 कहाँ पे है उसके बाद मिला लेंगे। तो बी का 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये बी का 3, तो इससे मिला लेंगे। तो 3 का 1 पहला हो जाएगा, ए का 1। तो ए का 1 में क्या है? ए का 1 का कृषक श्रमिक किसान स्वास्थ्य और बेसमन उपभोग के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसका हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दादन व्यवस्था, पुटिंग पुटिंग ऑफ द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित व्यापार का कौन सा वर्णन करता है? चलिए, सौदागर को न्यूनतम बोली पर सूत खरीदता जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। दूसरा, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता और कपड़ा बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता था। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ों को बुनकर के कम कीमत में वापस कर दी जाती थी। बुनकर सूत क्या था? खुले आम बाजार से खरीदता था और कम कपड़ा की कम कीमत पर सौदागर को बेचता था। चलिए बताइए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्या करता था इसमें, और उसको कम कीमत में लेगा, वहाँ पे क्या करता था ये आपको बताता है। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला। सौदा करके कहता है आपूर्ति बुनकर को लिए दी जाती थी और तैयार कपड़ों को बुनकर कम कीमत में फिर वापस खरीद लेता था। तो ये उसके लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दादन व्यवस्था क्या है। वहाँ पर ऊपर में क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दादन व्यवस्था, पोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी जानना जरूरी है, कभी मान लो इससे कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि दादन व्यवस्था होता क्या, तो थोड़ा सा देखिए। दादन व्यवस्था क्या होता है, इसमें कुटीर उद्योग के लिए किया जाता है, ठीक है। कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग कहता था, कुटीर उद्योग मतलब क्या होता, जो क्या था घर में रहता था, जिसमें क्या कहता है उसको कोई सामान वगैरह दी जाता था और वो घर में बैठ के उसको उत्पादन करता था और उसको मतलब कि बनाने की कोशिश करता है, घर में ही बनाकर फिर उसको रेडी करके रखता है और उसको सेवा प्रदान करना है। तो यही होता है दादन व्यवस्था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। ए और ई के तथ्यों को विचार कीजिए और जिसमें से बताया है, जिसमें टमाटर को केचप को उपभोक्ता तक पहुंचाता है और बाजार श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो आपको बताना है इसके ए और ई के बारे में विचार करना है। क्या है? सोनी पड़ोसी दुकान से टमाटर केचप के ऑर्डर करता है। किसान टमाटर के बीज स्थानीय व्यापार को खरीदता है। थोक क्रेता सब्जी मंडी से टमाटर के लिए बोली लगाता है और एक छोटे शहर के एक खाद्य संगठन आधारित इकाई टमाटर की खरीदारी करता है। और चौथा है विपणन करने वाली कंपनियां भंडारों को केचप की आपूर्ति करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस पहले सही होगा, उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। चलिए बनाइए। चलिए तो जल्दी आप लोग कीजिए, फिर हम लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी ई ए। तो सही आंसर हो जाएगा बी सी डी ई ए। कहाँ पे है? बी सी डी ई ए। देखिए मिलाते हैं। सबसे पहले बी क्या था? किसान टमाटर के बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। दूसरा है सी, सी में कहता है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी।
टमाटर के लिए बोली लगा देता है। और फिर डी में चलता है, एक छोटे शहर किसान खाद्य सामग्री खरीदता है। और ई में क्या बोलता है, विपणन करने वाली कंपनियां भंडारों की केचप की आपूर्ति करता है। और लास्ट में ए करता है, सोना पड़ोसी की दुकान से टमाटर की केचप ऑर्डर करती है। ठीक है, तो ये वाला उसका प्रोसेस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला में जज न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से असंतुष्ट होता है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्न आधार किस में अपील कर सकता है? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और जज न्यायालय। चलिए बताइए। चलिए, तो जैसे कि मान लो कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा जैसे कि आपके मान लो कोई गांव शहर से हैं और उसका मुकदमा चल रहा है, तो आपको जो नियरेस्ट उच्च मतलब कि नियरेस्ट न्यायालय है, ठीक है, जिला अध्यक्ष मतलब जिला न्यायालय, ठीक है, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जाने करने के बाद आपको जो वहाँ का निर्णय जो होता है आपके खिलाफ आ जाता है, ठीक है, और आप सही रहते हैं बट आपका विरोध आता है, तो आपको लगता है कि मेरा तो पूरी प्रकार से प्रक्रिया सही नहीं हुई है, तो आप क्या कीजिए, उस वो वाला जो वहाँ से आप क्या कहते हैं मतलब याचिका जो है वो आप क्या कहते हैं अगले जो कोर्ट में आप कर सकते, तो ये वहाँ के बाद आप क्या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। जब हाई कोर्ट में भी नहीं होगा तो फिर आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। यहाँ से भी जब पास नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संसद ए और बी के कथनों पर विचार करें। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा के कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, और लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के संसद के अंग होते हैं। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? चलिए तो क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते देखिए पहला तो ये गलत है, कोई भी राजनीतिक दल जिसका पास लोकसभा कितने भी संसदीय ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में केवल बी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए लोकसभा राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा ये सब याद रखिएगा, जैसे आर्टिकल बोलेगा तो इसको याद करने का सो रो लोंगला सरला, कभी आर्टिकल पूछ देगा तो 79, 80, 80 और 81 याद रखिएगा। सो से संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा, तो ये कभी पूछ देगा सीक्वेंस, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे को बढ़ते हैं। फर्स्ट पे, सत्ता के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए भारतीय राज्य का नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदर्शित करने वाला सही कदम बताना है। भारत केंद्र सरकार, भारतीय औद्योगिक सेना, कोई राज्य सरकार और भारतीय राजनीति। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जहाँ एक्सप्लेन होगा एक्सप्लेन करेंगे, नहीं लिख लेंगे। इतिहास के अनुसार बताना है, आपको बताना है। ठीक है, बहु प्रदर्शन संकल्प और ऐतिहासिक विविधता भाव का निर्माण करता है। विद्यार्थी ऐतिहासिक प्रत्यक्ष को रहने या परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना अनुभव को जोड़ता है। चलिए क्या करता है उसके लिए बताइए। इतिहास के बारे में बताना, तो ये क्या कहता है, ये दोनों का है। तो देखिए क्या बहु प्रदर्शनी संकल्प और ऐतिहासिक विविधता के भाव को निर्माण करता है, सही जवाब इतिहास के बारे में। और ये क्या विद्यार्थियों को ऐतिहासिक प्रक्षेप मतलब जांच पड़ताल खोज करने और परिकल्पना हो जो वहाँ के आगत में नहीं होते सोच और उसको प्रोत्साहित करना और अनुभव को करने और उसका साझा करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अगला कथन, निम्न कथन होगा दो कथन गलत है उनमें से पहचानना है। वैज्ञानिक जांच प्रकृति के द्वारा भौतिक आधार पर सामाजिक विज्ञान की प्रयुक्ति किया जा सकता है। दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन में केवल केवल मूल्य आधारित शिक्षा उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान होते हैं और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन सूचना देने की अपेक्षा जटिल से जूझना होता है। चलिए क्या होता है, क्या गलत पूछा है ना, क्या गलत होगा इसको बताना है। तो गलत पूछा है ना, तो गलत क्या हो जाएगा, बी और सी। बी और सी गलत हो जाएगा। तो बी में देखते हैं क्या है, बी और सी में देखते हैं क्या गलत है। देखिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन केवल, जब भी केवल ये सब जब भी रहेगा तो नेगेटिव गलत हो रहा है। सामाजिक विज्ञान क्या आता है, विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज विज्ञान जो डिफरेंट डिफरेंट ये होता है टॉपिक पढ़ाने में, जियोग्राफी पढ़ाते हैं तो सबका सेम ही तरीका नहीं है, सबका अलग अलग तरीका से। जियोग्राफी पढ़ते हैं तो मैप द्वारा पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसको कुछ अलग तरीका से पढ़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से उसको हम पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे करते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्यापन अध्यापिका को निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व निर्माण करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा में उत्तीर्ण करना। तो बताइए सामाजिक विज्ञान का जो टीचर रहेगी वो क्या करेगी, तो वह क्या करेगी, ये तो इजी है, सापेक्ष का महत्व का निर्माण करेगी। देखिए कंठस्थ नहीं करेंगे, पाठ्यचर्या को पूरा नहीं कराना, पढ़ते उत्तीर्ण नहीं करना, तो ये सब हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये ध्यान नहीं देना। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यचर्या पुस्तक विकसित करते समय निम्नलिखित उपयुक्त को समझा सकता है। प्रत्यक्ष उदाहरण अनुभव का सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। चलिए बताइए इसका सही जवाब।
आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो इसका सही हो गया, केवल ए सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केवल ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष उदाहरण अनुभव से सीखना। ये वाला तथ्यों का आंकड़ों का आसमान आधारित सीखना, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही पूछा है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, ठीक है। तथ्यों का सदैव मतलब स्तर सदैव निश्चित होता है। ये सब में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ये तो आसान रहता है, तो आराम से सब कर सकते हैं। चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या देख लें, ए और बी दोनों कोई नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी नहीं है, क्योंकि अवधारणात्मक विकास होता है, ये नहीं, गलत है। ये तथ्यों का सदैव निश्चित होता है, ये भी नहीं है। तो ये क्या है, ये भी दोनों कोई नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला करते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? संविधान नीति और कानून के बारे में पठन कराना, वन्य जीवन संरक्षण और नाटक तैयार कराना, विद्यार्थियों में वन्य जीवन समा सप्ताह को मनाना और पशु आधारित उत्पादों न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो क्या करेंगे, वन्य जीव संरक्षण हम करना चाहते हैं बच्चों में, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए? तो क्या करें, जब हम उसको बचाने संरक्षण करना चाहे, वन्य जीव संरक्षण को हम बचाना चाहते हैं या बचाना संरक्षण करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे पशु आधारित उत्पादों जो बनाए जाते हैं, उसको क्या करना है, उसको हमको ना खरीदने के लिए संकल्प लेना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को सभी तथ्यों और विवरण को कंठस्थ कराने का अनुभव होते हैं। अध्यापक को नए-नए प्रश्न और दबाव नहीं रहेगा, इसीलिए उसके लिए क्या रहता है? अब विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसीलिए या विद्यार्थी का उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तक के अनुसार कर सकें। क्या नहीं होगा बताइए? चलिए, तो क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो विद्यार्थियों को क्या आता है? विद्यार्थियों को मतलब क्या आता है? तथ्य, फैक्ट और कंठस्थ करने का अनुभव बढ़ाने क्यों होगा? देखिए, उसमें खेल-कूद में क्या होता है, जैसे कि कुछ है ना, बुक में रहता है कंटेंट बहुत सारा, इतना-इतना पढ़ लिया, उसमें माइंड में क्या बर्डन टाइप का हो जाता है। तो क्या होता है, वो सब एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ना रहता है, नॉर्मल जो वही पढ़ना है, जो उसमें से खुली किताब से उसको देख के आराम से कर सकता है, तो ये उसका बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए अगला, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय शिक्षण के पश्चात समान रूप से कौन सा कार्य सर्वाधिक उचित होगा? छोटे समूह की परियोजना, विशेष द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता और समुचित चित्र कलोज बनाना। चलिए बताइए। ये तो आसान है, आराम से कर सकते हैं। तो ये याद है, ये तो आराम है, आराम से कर, ए सी डी इसका सही हो जाएगा, ए और सी और डी। तो क्या है, छोटे समूह की परियोजना पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद सी बनेगा, प्रस्तुति प्रतियोगिता करेंगे, ठीक है। उसके बाद डी में क्या कहते हैं, समुचित चित्र कलोज बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बी नहीं होगा, क्योंकि विशेष नृत्य प्रस्तुत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक क्या है, समाज वंशगत में मिल रहा है, मतलब साम्राज्य वंश के अनुसार मिल रहा है, तो आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार से स्थानीय संपदाओं को बना सकेंगे? पहला है, ऊपर दिए गए संदर्भ का एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचने वक्त किस प्रकार की कुशलता पर बल देंगे, ठीक है। अनुभव की तुलना में, विश्लेषण करने की क्षमता में, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष करने में और तर्क करने की क्षमता में, क्या करेंगे आप बताइए? तो जब इस तरह की स्थिति आएगा तो क्या करेगा? परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्षण करने में हम क्या कहते हैं, बच्चों को हेल्प करेंगे, ठीक है? ताकि वो उससे और अच्छा बेटर कर सके, ठीक है? इस टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम समान क्या है, सम्मानजनक नीति कौन-सा होगा? उन्हें सम्मान और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनके रंग वेशभूष को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्य को पर्दे को दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल की चर्चा करना। तो आप मान लें आदिवासी विषय के बारे में परिचय करते हैं और उसको सम्मानजनक नीति देना होगा, तो क्या कीजिएगा आप? तो उससे क्या कीजिएगा आप? आप कीजिएगा कि उन्हें क्या है, उनको इसको कीजिएगा सम्मान और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करेंगे, उसको सम्मान देंगे और उसको जो वहाँ पे जो वनवासी थे उसके साथ शक्तिशाली चित्र का वर्णन करेंगे, ताकि ये ऐसे था वैसे। उससे क्या है, बच्चों के मन में एक पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव सेंस आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब विवादास्पद मामले को सामाजिक विज्ञान के कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? विवादित जब मामले आ गया तो उसको जब पढ़ा रहे तो आप क्या कीजिएगा? पहले हम मुकाबला कराने के लिए पूरी तरह से बचना चाहिए, गलत। समय-समय पर उन्हें उठाना चाहिए और उन्हें संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, ठीक। सही योजना के साथ-साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए और विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुँचे वह पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। अब क्या कीजिएगा बताइए? चलिए।
जल्दी कीजिए, फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्या हो गया? हम क्या करेंगे, सही योजना के साथ-साथ समाधान चर्चा की पहल करेंगे। तो क्या करें, सही योजना के साथ समाधान पहल की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये वाला करेंगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापक का केंद्र बिंदु होना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए, मूलभूत सिद्धांतों के अध्ययन के लिए? तो बताइए कि ए, बी, सी है या ए, बी दोनों सही है, ए, बी में कोई नहीं सही, बताइए। ये सब अपने से थोड़ा-सा थिंकिंग में लगा के बनाइए, आराम से बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या ये दोनों सही हो जाएगा, तो क्या ए और बी दोनों सही है, ठीक है? तो ये भी दोनों सही है, ठीक है? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे और मूलभूत सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे से समूह योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करेंगे, विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना चाहिए और समूह में क्या विचार पूर्वक चयन करना चाहिए और कार्य की पूर्ति करनी चाहिए। तो क्या कीजिएगा बताइए? एक छोटा सा समूह है जिसमें आप योजना बनाना है, उन्हें लेसन बनाना या एक्टिविटी कुछ करवाना चाहते हैं, तो किस पर अधिक बल देंगे आप? क्या कीजिएगा? तो ए, बी, सी हम क्या कहेंगे, ए, बी, सी तीनों पे बल देंगे। एक चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे ताकि वो बच्चे उससे कुछ सीखें। एक छात्र के साथ काम करना सिखाना है और इसमें समूह पे विचारपूर्वक चयन करेंगे, ठीक है? कार्य की पूर्ति नहीं करना है। ऐसा तो नहीं कि मतलब आज का काम दिया, आज ही का आज करना है, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं आज काम पूरा नहीं होता है तो उसको हम नेक्स्ट डे के लिए कर देंगे, ठीक है बच्चे, आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट डे के इसको फिर करेंगे, ठीक है? एक ही दिन कीजिएगा ना तो बच्चों में बर्डन हो जाएगा, ठीक है? तो वो उससे फिर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है? चलिए। अच्छा, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है? तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन के संबंध में क्या सही है? समस्या और क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद मिलती है। दूसरा बोलता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप को जानकारी ढूँढेंगे, ऐसा बोल रहा है। समझाने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, ये बोल रहा है। अगला, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा को पैदा करेंगे। तो क्या कीजिएगा आप बताइए? तो क्या आ जाएगा, सही है ए और डी, ठीक है? ए और डी में क्या है? ए समस्याओं और क्रम विश्लेषण में मदद करेंगे और डी में क्या करें, दी गई जानकारी का समय से जिज्ञासा पैदा करेंगे। ये नहीं करना है, अधिक बल नहीं देना चाहिए, ढूँढ ढूँढ लेंगे, इसके लिए छोड़ दीजिएगा तो बच्चा तो फिर लापरवाह हो जाएगा, ठीक ना? तो ये नहीं करना है, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। निम्न में से किसके लेखन को प्राथमिकता स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? तो आपको बताना, लेखन को प्राथमिकता स्रोत के रूप में नहीं मान सकते हैं। क्या मुजफ्फर आलम बोला था, अबुल फजल ने बोला, रामचंद्र देवी जी ने बोला और जियान बयानी ने बोला था? बताइए कौन बताया था, बताइए? तो कौन सा? ये बोला था मुजफ्फर आलम जी ने। कौन सा मुजफ्फर आलम जी ने? इसके बारे में आता है तो मुजफ्फर आलम जी ने, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में देख लेते हैं। इसमें यदि क्या बोलता है, यदि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्न स्रोतों में से किसका स्रोत का उपयोग गलत करना होगा? तो प्राचीन इतिहास जब पढ़ाइएगा तो किसको गलत करना होगा? गुफा चित्रकारी को, लघु चित्रकारी को, शिलालेख को या हस्तलिपि को? क्या गलत कीजिएगा, मतलब कौन सा गलत होगा, ठीक है? जब पढ़ाइएगा तो क्या कीजिएगा बताइए? तो हम लोग क्या करेंगे, लघु चित्रकारी को हमेशा नहीं करेंगे। मान लो कि ये तीनों को यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और लघु चित्रकारी नहीं करते, तो ये वाला नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं को आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? आलोचनात्मक सोचते क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? उसके बारे में। पहला है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील करने, दूसरा समता मुद्दे के लिए। तो क्या कर सकते हैं बताइए? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं, चलिए बताइए जल्दी। एक मिनट, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ये था, तो इसका देख लेते हैं, आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है? ए और बी मतलब कि इसका सही है, दोनों सही, तो ए और बी ऑप्शन नंबर ये। तो व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील करेंगे और समता मुद्दे को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोलता है कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और न कारणों के बारे में बताएं। तो भू उपयोग है प्रतिरूप परिवर्तन उत्तरदायी के लिए कुछ कारणों का चर्चा करना है। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की कुशलता का मूल्यांकन कर सके होंगे, ठीक है? तो वर्गीकरण करना, सामूहिकीकरण करना, परिमाण निकालना या परिकल्पना करना। तो चलिए क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं, हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन
विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या कहते हैं? प्राकृतिक से जोड़ना है, वन्य जीव से जोड़ना है, विषय वस्तु से बच्चों को पढ़ाने समय विषय वस्तु से जोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा? विषय पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे, वन्य जीव अभियान पर भ्रमण करें, व्याख्यान के लिए विषय का आमंत्रित करेंगे, आप पाठ्य पुस्तक का पठन करेंगे। बताइए क्या कीजिएगा आप उसमें? मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम? विषय वस्तु से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे, जैसे कि हमारे प्रकृति के बारे में, तो इससे रिलेटेड कोई मूवी होगा उसको देंगे, ताकि इससे देख के बच्चा क्या जल्दी उसको अडेप्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक कार्टून क्या भूमिका निभाती है? कोई भूमिका नहीं निभाती है। भरपाई करने के लिए प्रयुक्त इसमें से पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखाने के लिए, कक्षा में आनंद बनाने के योग्य विषय निरस्त होती है, और मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो बताइए क्या कहते हैं? कार्टून, जैसे कभी कोई बुक देखता है ना, बुक में ये सब लेख लिखने के बाद यहाँ पे छोटा-छोटा कार्टून दिया जाता है, वो सिंबल दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है? ताकि वह उससे क्या समझ में आता है? क्या कहते हैं ना, इसमें मूलभूत मामलों को उठाकर इनसे जोड़ने के लिए, तो जो मामले चल रहा है उससे रिलेटेड कार्टून के माध्यम से उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की प्रथा दिए गए ए, बी में विचार करना है। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है, परंतु सभी के मत देने की अनुभूति प्रदान करती है। दूसरा बोलता है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने पे रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। बोलिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या सही होगा? केवल इसका क्या हो जाएगा? रंग भेद वाला ना। चलिए, तो इसका सही आंसर केवल ए सही है। तो क्या कहते हैं, ये जातिगत के बीच भेदभाव ना करे, परंतु सभी को मत देने की अनुमति देती है, ठीक है? परंतु इसमें एक दूसरे के मिलने और रोकने से, परंतु ये वाला समान नहीं देती है, ठीक है? तो सार्वजनिक सुविधा प्रदान नहीं करती, यही है, ठीक है? रंग-भेद, ठीक है? नेल्सन मंडेला रंग-भेद नीति का लाया था, ठीक है? तो याद रखिएगा, गोरे या कालों के खिलाफ में, ठीक? ग्राम पंचायतों में चुनकर आने वाले को कार्य संभालने का क्या, जो ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं, तो क्या कहते हैं? सरपंच, वार्ड सदस्य, सचिव, ग्राम सभा का सदस्य, तो क्या कहते हैं बताइए? हम उसको क्या कहते हैं? ए, बी सही हो जाएगा। हम उसको सरपंच या वार्ड मेंबर भी कहते हैं। तो जो ग्राम सभा चुनकर आते हैं, और सरपंच या वार्ड मेंबर कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा। चलिए, और 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कार्य में पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन होता है, बताना है। कौन, मतलब उसका क्या काम होता है? सामूहिक समिति का निर्माण और रखरखाव के लिए, भूमि विकास और रोजगार योजनाओं को लागू करने के लिए, शिकायतों की जाँच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए, और भूमि मापन और को सुरक्षित रखने के लिए। तो बताइए, पटवारी या लेखपाल का क्या काम होता है? उसका काम क्या होता है बताइए? ये तो ईज़ी है। भूमि मापन और उसको सूचित रखना, तो उसका काम है भूमि को मापन करना और उसको सूचित रखने का काम करते हैं, ठीक है? चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या है? अंतिम निम्न में से कौन-सा कथन स्थानीय और शहरी प्रशासन कार्य में सही है, बताना है। नगर निगम आयुक्त क्या वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेती है। वार्ड परिषदों के द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। शासनों के मामले में हल के लिए वार्ड परिषदों की समिति बनाई जाती है, और वार्ड परिषदों की का सरपंच मुखिया होता है। तो क्या सही है इसका? सही पूछा है ना इसमें? बताइए। तो क्या हो जाएगा? शासकों के द्वारा प्रशासनिक मामले को वार्ड परिषद की समिति बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है? ये वाला। तो शासकों के मामले को हल करने के लिए वार्ड परिषद समिति बनाई जाती है, ठीक है? तो ये हम 2019 का, ठीक है? 2019 में एसएसटी, ठीक है? एसएसटी पेपर 2 जुलाई सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो कभी पिछला सीडीपी वाला नहीं देखे हैं 2019 का, ठीक है? डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं जुलाई सेशन वाला, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 2019 का करवा दिए हैं, आज एसएसटी का करवा दिए हैं, फिर हम लोग करेंगे हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथ और साइंस का करेंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।